कहानी की शुरुआत एक खूबसूरत परी मेलेफिसेंट से होती है। एक दिन जंगल में घूमते हुए उसे एहसास होता है कि कोई इंसान जंगल के अंदर घुस आया है। वह तुरंत वहां पहुंचती है जहां उसे एक छोटा लड़का दिखाई देता है जिसका नाम स्टेफान होता है। मेलेफिसेंट उससे पूछती है कि तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो। स्टेफान बताता है कि वह पास के किंगडम में रहता है और उसे यहाँ एक कीमती रत्न दिखाई दिया था। जैसे ही उसने उसे उठाया, जंगल के क्रीचर्स उस पर हमला करने लगे। मेलेफिसेंट वह रत्न वापस लेकर उसे झील में फेंक देती है और कहती है कि यह जंगल की चीज है, इसे कोई बाहर नहीं ले जा सकता। जंगल से बाहर पहुंचने के बाद स्टेफन जाने लगता है, लेकिन जाते जाते कहता है कि मैं फिर से तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। मेलेफिसेंट उसे समझाती है कि यह मैजिकल फॉरेस्ट इंसानों के लिए सुरक्षित नहीं है। तब स्टेफान उदास होकर कहता है कि इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं है, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? ये सुनकर मेलेफिसेंट भी मुस्कुरा देती है और कहती है कि मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं। बस यहीं से दोनों की दोस्ती शुरू हो जाती है। लेकिन तभी मेलेफिसेंट गलती से स्टेफान की आयरन रिंग को छू लेती है और उसके हाथ पर जलन होने लगती है। वह बताती है कि परियों के लिए आयरन जहर की तरह होता है और उसे छूने से उनकी त्वचा जल जाती है। ये सुनते ही स्टेफन बिना देर किए अपनी रिंग उतारकर फेंक देता है, जिससे मेलेफिसेंट का उस पर भरोसा और भी बढ़ जाता है। इसके बाद स्टेफन वापस अपने किंगडम लौट जाता है, लेकिन वो जिस किंगडम में स्टेफन रहता है उसका राजा इस पूरे मैजिकल फॉरेस्ट पर कब्जा करना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि इस जंगल में अनगिनत खजाना छिपा हुआ है। समय बीतता जाता है। स्टेफन और मेलेफिसेंट अक्सर मिलते हैं, साथ खेलते हैं, बातें करते हैं और उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। अब दोनों लगभग 16 साल के हो चुके थे। मेलेफिसेंट को लगने लगा था कि इंसान भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कुछ इंसानों के लिए प्यार से ज्यादा उनकी महत्वाकांक्षा मायने रखती है। एक दिन मेलेफिसेंट अकेली बैठकर स्टेफान के बारे में सोच रही होती है। उसे स्टेफान की वह बात याद आती है जिसमें उसने कहा था कि एक दिन वह इस किंगडम का राजा बनेगा। मेलेफिसेंट को उससे सच्चा प्यार हो चुका था, इसलिए उसने कभी उसके इरादों पर शक नहीं किया। तभी अचानक उसे पता चलता है कि किंगडम का राजा अपनी विशाल आर्मी लेकर मैजिकल फॉरेस्ट पर हमला करने आ रहा है। मेलेफिसेंट बिना समय गवाए जंगल की सीमा पर पहुंच जाती है और राजा का रास्ता रोक लेती है। वह राजा से कहती है कि तुम इस जंगल पर कब्जा नहीं कर सकते, लेकिन राजा घमंड से जवाब देता है कि राजा किसी का आदेश नहीं मानता। इस पर मेलेफिसेंट भी डटकर कहती है कि तुम अपने किंगडम के राजा हो, इस जंगल के नहीं। राजा गुस्से में अपनी आर्मी को हमला करने का आदेश दे देता है। उसे लगता था कि मेलेफिसेंट अकेली है, लेकिन अगले ही पल मेलेफिसेंट अपनी जादुई शक्तियों से पूरे जंगल के मैजिकल क्रीचर्स को बुला लेती है। देखते ही देखते चारों तरफ से विशाल और खतरनाक क्रीचर्स निकल आते हैं। इसके बाद आर्मी और मैजिकल क्रीचर्स के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। राजा के सैनिक इन शक्तिशाली क्रीचर्स के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते और एक एक करके पीछे हटने लगते हैं। इसी बीच मेलेफिसेंट सीधे राजा पर हमला कर देती है। हालांकि राजा आयरन आर्मर पहने होने की वजह से बच जाता है, लेकिन उसकी पूरी आर्मी बुरी तरह हार जाती है और जान बचाकर किंगडम वापस भागने पर मजबूर हो जाती है। कुछ समय बाद राजा बेहद ओल्ड और कमजोर हो जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि अब वह खुद मेलेफिसेंट को कभी नहीं हरा पाएगा। इसलिए वह अपने सभी भरोसेमंद लोगों को बुलाकर ऐलान करता है कि जो भी मेलेफिसेंट को मारकर उसका सबूत लेकर आएगा वही किंगडम का अगला राजा बनेगा और उसकी शादी राजकुमारी से भी कर दी जाएगी। इतना सुनते ही भीड़ में से एक युवक आगे आता है और पूरे आत्मविश्वास से कहता है कि वह मेलेफिसेंट को मारकर उसकी लाश लेकर वापस आएगा, और वह कोई और नहीं बल्कि स्टेफान था। यहीं से साफ हो जाता है कि स्टेफान का प्यार सच्चा नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी चाहत सिंहासन था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्टेफान कई सालों बाद मेलेफिसेंट से मिलने के लिए दोबारा मैजिकल फॉरेस्ट में आता है। वह उसका नाम पुकारने लगता है और कुछ ही देर में मेलेफिसेंट उसके सामने आ जाती है। उसे देखकर वह खुश तो होती है, लेकिन शिकायत करते हुए पूछती है, तुम इतने साल कहाँ थे? क्या तुम्हें मेरी जरा भी याद नहीं आई? स्टेफन मुस्कुराकर कहता है कि वह अपने कामों में बहुत व्यस्त हो गया था, लेकिन आज वह सिर्फ उसे बचाने के लिए यहाँ आया है। किंगडम का राजा उसे मरवाना चाहता है, इसीलिए उसे अपना ख्याल रखना चाहिए। मेलेफिसेंट उसकी बातों पर यकीन कर लेती है और दोनों साथ बैठकर पुरानी यादें ताजा करने लगते हैं। अपने पुराने प्यार की वजह से मेलेफिसेंट उसे आसानी से माफ भी कर देती है, क्योंकि उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि स्टेफान अब पहले वाला इंसान नहीं रहा। कुछ देर बाद स्टेफान चालाकी से उसे नशीला ड्रिंक पिला देता है। थोड़ी ही देर में मेलेफिसेंट बेहोश हो जाती है। स्टेफान उसके सामने खड़ा होकर चाकू निकालता है। वह उसे मारना तो चाहता है, लेकिन अपने पुराने प्यार की वजह से ऐसा नहीं कर पाता। तभी उसके मन में एक और खतरनाक ख्याल आता है। वह सोचता है कि अगर वह मेलेफिसेंट को नहीं मार सकता तो उसके विंग्स ही काट देगा, ताकि वही उसके मरने का सबूत बन जाए। अगले सीन में जब मेलेफिसेंट की आंख खुलती है तो उसे अपनी पीठ में असहनीय दर्द महसूस होता है। जैसे ही वह पीछे देखती है, उसके विंग्स गायब होते हैं। वहां सिर्फ गहरे जख्म बचे थे। ये देखकर मेलेफिसेंट पूरी तरह टूट जाती
जाती है। वह जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि उसके अपने प्यार ने ही उसका सबसे बड़ा विश्वास तोड़ दिया था। वहीं दूसरी तरफ स्टेफान मेलेफिसेंट के कटे हुए विंग्स लेकर राजा के पास पहुंचता है और कहता है कि उसने अपना वादा पूरा कर दिया है। राजा ये देखकर बेहद खुश हो जाता है और स्टेफान को किंगडम का नया किंग घोषित कर देता है। आखिरकार स्टेफान की सालों पुरानी महत्वाकांक्षा पूरी हो जाती है। उधर मेलेफिसेंट गहरे दुख में डूब चुकी थी। अब वह पहले की तरह आसमान में उड़ भी नहीं सकती थी। एक दिन जंगल में घूमते हुए उसे एक रेवन दिखाई देता है जो एक शिकारी के जाल में फंसा हुआ था। मेलेफिसेंट को उस पर दया आ जाती है। वह अपने मैजिक से उस रेवन को इंसान में बदल देती है। अचानक इंसान बनते ही शिकारी डर जाता है और उसे कोई राक्षस समझकर वहां से भाग जाता है। अपनी जान बचने पर वह रेवन मेलेफिसेंट का शुक्रिया अदा करता है। जब वह पूछता है कि आपने मेरी मदद क्यों की, तो मेलेफिसेंट बस इतना कहती है कि मुझे तुम पर दया आ गई थी। तब वह रेवन कहता है कि आपने मेरी जान बचाई है, इसलिए अब से मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगा। मेलेफिसेंट उसकी वफादारी स्वीकार कर लेती है और उसका नाम डियावल रख देती है। इसके बाद वह डियावल को स्टेफन के किंगडम में भेजती है ताकि वह पता लगा सके कि आखिर स्टेफन ने उसके विंग्स क्यों चुराए। डियावल महल पहुंचकर सच्चाई जान लेता है। उसे पता चलता है कि स्टेफान ने सिर्फ राजा बनने की लालच में मेलेफिसेंट से विश्वासघात किया था और उसके विंग्स काटकर राजा को धोखा दिया था। वह वापस आकर सारी सच्चाई मेलेफिसेंट को बता देता है। यह सुनकर मेलेफिसेंट का दिल पूरी तरह टूट जाता है। अब उसके मन में इंसानों के लिए सिर्फ नफरत बची थी और धीरे धीरे वह पहले से कहीं ज्यादा कठोर और निर्दयी बन जाती है। समय बीतता है। स्टेफन की शादी राजा की बेटी से हो जाती है और कुछ महीनों बाद उनके घर एक बेटी जन्म लेती है जिसका नाम ऑरोरा रखा जाता है। पूरे किंगडम में खुशी का माहौल था और राजकुमारी के जन्म का जश्न मनाया जा रहा था। डियावल यह सब देखकर तुरंत मेलेफिसेंट के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि स्टेफन की बेटी का क्रिस्टनिंग सेरेमनी होने वाला है। यह सुनते ही मेलेफिसेंट बिना बुलाए महल पहुंच जाती है। वहां मौजूद सभी लोग उसे देखकर घबरा जाते हैं। वह छोटी ऑरोरा के पास जाती है और पूरे दरबार के सामने उसे एक भयानक श्राप दे देती है। जैसे ही ऑरोरा अपनी 16वीं सालगिरह पर सूर्यास्त से पहले किसी स्पिनिंग व्हील की सुई को छुएगी, वह हमेशा के लिए गहरी नींद में चली जाएगी जो बिल्कुल मौत जैसी होगी। ये सुनते ही स्टेफन बुरी तरह घबरा जाता है। वह मेलेफिसेंट से रहम की भीख मांगने लगता है। तब मेलेफिसेंट कहती है कि इस श्राप को सिर्फ ट्रू लव्स किस ही तोड़ सकता है, लेकिन वह जानती थी कि सच्चा प्यार जैसी कोई चीज इस दुनिया में नहीं होती। स्टेफन अपनी बेटी की जान बचाने के लिए पूरे किंगडम के सभी स्पिनिंग व्हील्स नष्ट करवा देता है और उनके बचे हुए हिस्सों को महल के सबसे गहरे तहखाने में बंद करवा देता है। इसके बाद वह 3 छोटी परियों को आदेश देता है कि ऑरोरा को महल से बहुत दूर एक जंगल की झोपड़ी में ले जाए और उसके 16वें जन्मदिन तक उसे कभी वापस न लाए ताकि श्राप कभी पूरा ही न हो। उधर स्टेफान बदला लेने के लिए अपनी आर्मी के साथ दोबारा मैजिकल फॉरेस्ट पर हमला करने निकलता है, लेकिन इस बार मेलेफिसेंट पहले से तैयार थी। वह अपनी जादुई शक्तियों से पूरे जंगल के चारों ओर कांटों की एक विशाल वॉल ऑफ थॉर्न्स खड़ी कर देती है ताकि कोई भी लालची इंसान दोबारा इस जादुई दुनिया में कदम न रख सके। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वे तीनों परियां छोटी प्रिंसेस ऑरोरा को लेकर जंगल के बीचों बीच बनी एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगती हैं। अब वे इंसानों का रूप धारण करके ऑरोरा की देखभाल कर रही थीं, लेकिन डियावल उनकी लोकेशन जानता था। वह सारी खबर मेलेफिसेंट तक पहुंचा देता है। मेलेफिसेंट भी ऑरोरा को देखने वहां पहुंचती है। शुरुआत में वह सिर्फ उस बच्ची को डराने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही छोटी ऑरोरा उसे देखती है, डरने की बजाय खिलखिलाकर हंसने लगती है। ऑरोरा की मासूम मुस्कान देखकर मेलेफिसेंट का दिल पिघलने लगता है। असल में मेलेफिसेंट दिल से कभी बुरी थी ही नहीं, हालात ने उसे कठोर बना दिया था। वहीं दूसरी तरफ वे तीनों परियां ऑरोरा की ठीक से देखभाल भी नहीं कर पा रही थीं। वे बेहद लापरवाह थीं और बार बार छोटी ऑरोरा को मुसीबत में छोड़ देती थीं। ऐसे में मेलेफिसेंट ही छिपकर डियावाल की मदद से उसे खाना खिलाती, उसकी देखभाल करती और जब भी ऑरोरा किसी खतरे में पड़ती, वह बिना सामने आए उसकी जान बचा लेती। इसी तरह समय बीतता जाता है और ऑरोरा धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। अब ऑरोरा 15 साल की हो चुकी थी, यानी उसके 16वें जन्मदिन में सिर्फ 1 साल बाकी था। वह हमेशा जंगल की सीमा के इस पार ही रही थी, इसलिए उसने कभी मोर्स की जादुई दुनिया नहीं देखी थी। उसके मन में हमेशा यह जानने की इच्छा रहती थी कि जंगल की दूसरी तरफ आखिर क्या है। मेलेफिसेंट उसकी यह इच्छा समझ जाती है। अब तक वह भी ऑरोरा से लगाव महसूस करने लगी थी, इसीलिए एक दिन वह अपने मैजिक की मदद से ऑरोरा को चुपके से मैजिकल फॉरेस्ट के अंदर ले आती है। जब ऑरोरा को होश आता है तो वह खुद को एक बेहद खूबसूरत और जादुई दुनिया में पाती है। चारों तरफ रंग बिरंगे मैजिकल क्रीचर्स, चमकते पेड़ और अनोखे नजारे देखकर
देखकर वह खुशी से झूम उठती है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसे दूर से देख रहा है। ऑरोरा आवाज लगाकर कहती है, अगर यहाँ कोई है तो सामने आइए, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। छिपी हुई मेलेफिसेंट जवाब देती है कि मुझे देखकर तुम डर जाओगी, लेकिन ऑरोरा मुस्कुराकर कहती है, नहीं, मैं आपसे बिल्कुल नहीं डरूंगी। ये सुनकर मेलेफिसेंट उसके सामने आ जाती है, लेकिन ऑरोरा डरने की बजाय उसे देखकर बेहद खुश हो जाती है। वह मुस्कुराकर कहती है, तो आप ही मेरी फेरी गॉडमदर हैं। मुझे हमेशा लगता था कि बचपन से कोई मेरी रक्षा कर रहा है और वो आप ही थीं। ऑरोरा की यह बात सुनकर मेलेफिसेंट पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिसे उसने श्राप दिया था वही लड़की उसे अपनी फेरी गॉडमदर मानती है। ऑरोरा फिर डियावल को देखकर कहती है कि आपका यह बर्ड भी मुझे बहुत प्यारा लगता है। इसके बाद मेलेफिसेंट उसकी मुलाकात डियावल से करवाती है और उसे पूरे मैजिकल फॉरेस्ट की सैर कराती है। वे तालाब के किनारे घूमते हैं, हंसी मजाक करते हैं और साथ में खूबसूरत पल बिताते हैं। धीरे धीरे मेलेफिसेंट ऑरोरा से एक माँ की तरह प्यार करने लगती है। अब उसे अपने ही दिए हुए श्राप पर पछतावा होने लगता है। एक रात वह अपनी पूरी जादुई ताकत लगाकर उस कर्स को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह इसमें पूरी तरह नाकाम रहती है, क्योंकि श्राप देते समय उसने खुद कहा था कि इस श्राप को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती। इसलिए अब उसका अपना मैजिक भी बेअसर हो चुका था। ये बात मेलेफिसेंट को अंदर ही अंदर तोड़ने लगती है, क्योंकि ऑरोरा का 16वां जन्मदिन अब बहुत करीब था। अब उसके पास सिर्फ एक ही उम्मीद बची थी, ट्रू लव्स किस। अगले दिन ऑरोरा और मेलेफिसेंट साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी ऑरोरा पूछती है, बाकी सभी परियों के विंग्स हैं, लेकिन आपके विंग्स कहाँ हैं? यह सवाल सुनकर मेलेफिसेंट कुछ पल के लिए खामोश हो जाती है। फिर वह उदास होकर बताती है कि कभी उसके भी विशाल विंग्स हुआ करते थे, जिनकी मदद से वह आसमान में आजादी से उड़ती थी, लेकिन एक लालची इंसान ने उनसे उसकी सबसे अनमोल चीज छीन ली। यह कहते कहते मेलेफिसेंट की आंखें नम हो जाती हैं। ऑरोरा उसे सांत्वना देती है और कहती है, आप अकेली नहीं हैं, कल मेरा 16वां जन्मदिन है। उसके बाद मैं उन तीनों परियों से अनुमति लेकर हमेशा आपके साथ रहने आ जाऊंगी। ऑरोरा की यह बात सुनकर मेलेफिसेंट मुस्कुरा तो देती है, लेकिन वह अच्छी तरह जानती थी कि ऐसा होना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि अगले ही दिन श्राप अपना असर दिखाने वाला था। उसी दिन घर लौटते समय ऑरोरा की मुलाकात रास्ते में एक राजकुमार से होती है, जिसका नाम प्रिंस फिलिप था। दोनों पहली ही नजर में एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। हालांकि उनकी मुलाकात ज्यादा देर नहीं चलती और ऑरोरा वापस अपनी झोपड़ी लौट आती है। घर पहुंचकर ऑरोरा उन तीनों परियों से कहती है कि अब वह इस झोपड़ी से बाहर जाकर अपनी असली दुनिया देखना चाहती है। यह सुनकर परियों को एहसास हो जाता है कि अब उससे सच छिपाना संभव नहीं है, इसलिए वे ऑरोरा को उसकी असली पहचान, उसके माता पिता और उस भयानक कर्स के बारे में सब कुछ बता देती हैं। वे यह भी बताती हैं कि जिसने उसे श्राप दिया था वह कोई और नहीं बल्कि मेलेफिसेंट है। ये सुनते ही ऑरोरा पूरी तरह टूट जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिसे वह अपनी फेरी गॉडमदर मानती थी वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन निकली। सच जानने के बाद ऑरोरा तुरंत मेलेफिसेंट के पास पहुंचती है और कांपती हुई आवाज में सिर्फ एक सवाल पूछती है, क्या मैंने जो कुछ सुना वो सब सच है? मेलेफिसेंट भारी मन से कहती है, हाँ, ये सब सच है। कर्स मैंने ही दिया था, लेकिन मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे फादर स्टेफान से बदला लेने के लिए किया था। उस वक्त मेरा दिल नफरत से भर चुका था, लेकिन अब सब बदल गया है। अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन ऑरोरा का दिल टूट चुका था। वो बिना कुछ कहे वहां से भाग जाती है और सीधे किंगडम पहुंचकर अपने फादर किंग स्टेफन के गले लग जाती है। इतने साल बाद अपनी बेटी को देखकर स्टेफन भी हैरान रह जाता है, लेकिन साथ ही उन तीनों फेरीज पर गुस्सा होने लगता है, क्योंकि उसने साफ कहा था कि ऑरोरा को उसके 16th बर्थडे के बाद ही वापस लाया जाए। स्टेफान तुरंत ऑरोरा को कास्टल के सबसे सुरक्षित कमरे में बंद करवा देता है, जहां कोई भी स्पिनिंग व्हील मौजूद नहीं थी, लेकिन कर्स को कोई नहीं रोक सकता था। जैसे ही शाम होने लगती है, कर्स अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। ऑरोरा जैसे किसी इनविजिबल ताकत के वश में आ जाती है और चलते चलते कास्टल के सबसे नीचे बने पुराने डंजन में पहुंच जाती है, जहां स्टेफन ने सभी स्पिनिंग व्हील्स छिपा कर रखी थी। वहां एक चरखा अपने आप चलने लगता है। ऑरोरा बिना चाहे उसकी सुई को छू लेती है और उसी पल कर्स पूरा हो जाता है। वो गहरी मौत जैसी नींद में चली जाती है। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर स्टेफन पूरी तरह टूट जाता है। उधर मेलेफिसेंट को भी अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हो चुका था। उसे उम्मीद थी कि शायद प्रिंस
फिलिप ही ऑरोरा का ट्रू लव हो, इसलिए वो डियावल को भेजकर फिलिप को कासल तक ले आती है। कासल के अंदर हर जगह स्टेफान ने लोहे के खतरनाक ट्रैप लगा रखे थे ताकि मेलेफिसेंट अंदर घुस ही न सके, लेकिन मेलेफिसेंट और डियावल किसी तरह उन सभी जालों से बचते हुए ऑरोरा के कमरे तक पहुंच जाते हैं। मेलेफिसेंट फिलिप को ऑरोरा के पास भेजती है। फिलिप किस करता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। अब मेलेफिसेंट समझ जाती है कि सिर्फ पहली मुलाकात का प्यार ट्रू लव नहीं होता। वो टूटे हुए दिल से ऑरोरा के पास बैठ जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं सकी। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी बातें मुझे हमेशा याद आएंगी। ये कहते हुए मेलेफिसेंट प्यार से ऑरोरा के माथे को किस करती है और तभी ऑरोरा की आंखें खुल जाती हैं। मेलेफिसेंट हैरान रह जाती है। ऑरोरा मुस्कुराते हुए कहती है, गॉड मदर। तभी मेलेफिसेंट को एहसास होता है कि ट्रू लव सिर्फ प्रेमी और प्रेमिका के बीच ही नहीं होता। एक माँ जैसा निस्वार्थ प्यार भी ट्रू लव हो सकता है। वो हमेशा उसके साथ मूर्स में रहना चाहती है, लेकिन तभी स्टेफान अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंच जाता है। सैनिक मेलेफिसेंट पर लोहे का विशाल जाल फेंक देते हैं। आयरन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी था, इसलिए वो उस जाल में बुरी तरह फंस जाती है। मेलेफिसेंट तुरंत डियावल को एक विशाल ड्रैगन में बदल देती है। ड्रैगन आग उगलते हुए सैनिकों पर हमला करता है और मेलेफिसेंट को आजाद करा देता है, लेकिन स्टेफन अभी भी नहीं रुकता। आयरन आर्मर पहनकर वो खुद मेलेफिसेंट पर हमला कर देता है। उधर ऑरोरा की नजर एक लोहे के बॉक्स पर पड़ती है जिसमें मेलेफिसेंट के कटे हुए विंग्स कैद थे। विंग्स लगातार फड़फड़ा रहे थे, मानो अपने असली मालिक के पास लौटना चाहते हों। ऑरोरा तुरंत बॉक्स खोल देती है। अगले ही पल वो विंग्स उड़ते हुए मेलेफिसेंट के पास पहुंचते हैं और फिर से उससे जुड़ जाते हैं। अपने विंग्स वापस मिलते ही मेलेफिसेंट पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है, लेकिन फिर भी वो स्टेफान को मारना नहीं चाहती थी। वो उसे आखिरी बार शांति से रुक जाने का मौका देती है, लेकिन स्टेफान अपनी लालच और नफरत में अंधा हो चुका था। वो फिर से मेलेफिसेंट पर हमला कर देता है। इस बार मेलेफिसेंट उड़कर उससे बच जाती है, जबकि स्टेफान अपना संतुलन खो देता है और कास्टल की ऊंची मीनार से नीचे गिरकर मर जाता है। अगली सुबह मेलेफिसेंट मूर्स के चारों ओर बनी कांटों की दीवार हटा देती है। देखते ही देखते पूरा जंगल फिर से हरा भरा हो जाता है। हर तरफ फूल खिल उठते हैं और जादुई दुनिया में दोबारा खुशियां लौट आती हैं। इसके बाद मेलेफिसेंट प्रिंसेस ऑरोरा को मूर्स की नई क्वीन घोषित कर देती है। अब इंसानों का किंगडम और जादुई मूर्स हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। ऑरोरा और प्रिंस फिलिप भी एक दूसरे के करीब आने लगते हैं।